गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग आधुनिक भारत का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम होगा बंगाल में कंपनी की स्थापना एवं ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसका पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। लॉर्ड ब्लेजली ने अपने किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1798 ईस्वी में निजाम के साथ सहायक संधि की, यानी कि हैदराबाद निजाम के साथ सहायक संधि की? तो मैसूर में टीपू सुल्तान के प्रभाव को समाप्त करने के लिए। आगे देखते हैं। किस क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना? तो कौन सी क्रांति थी जिसे देखकर टीपू सुल्तान प्रभावित हुए थे? तो फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? तो टीपू सुल्तान के पिताजी कौन थे? हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, जिसमें प्रथम और द्वितीय में कौन पार्टिसिपेट किया? हैदर अली। और द्वितीय में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे? तो इस समय ये वारेन हेस्टिंग्स थे। और भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। टीपू द्वारा श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाए जाने का क्या राजनीतिक महत्व था? तो क्या महत्व था? यह फ्रांस और टीपू की मैत्री का प्रतीक था, क्योंकि फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में हमेशा शत्रुता बनी रहती थी और फ्रांसीसी टीपू सुल्तान को मदद करते थे। तो टीपू और फ्रांसीसियों के बीच अच्छी और एवं गहरी दोस्ती बनी हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 17 मार्च 1784 में मैंगलोर की संधि के बाद समाप्त हुआ। ठीक है, यह संधि किनके भी संपन्न हुआ? तो आप लोग जानते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो चुकी है। तब उनका पुत्र कौन है? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच मैंगलोर की संधि हुई थी। कब हुई थी? डेट 17 मार्च ना भी याद रखिए, कम से कम 1784 ईयर याद रखिए। भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है। क्या कह रहे हैं टीपू सुल्तान? कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना। यह किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति है, यानी पंक्ति है? तो टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान कहते हैं कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना। चलिए आगे देखते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो देखिए आ गया, श्रीरंगपट्टनम की संधि। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1792 में श्रीरंगपट्टनम के किले को घेर कर टीपू को संधि करने के लिए मजबूर किया? तो कौन थे? कर्नवालिस। इनका कार्यकाल आप लोग को मालूम होगा, 1786 से लेकर 93 तक। तो इस समय कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल कर्नवालिस। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो कौन था? तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अकबर द्वितीय। कौन थे अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह? तो अकबर द्वितीय। अंग्रेजों द्वारा बंगाल में प्रथम कारखाना स्थापित किया गया, कहाँ किया गया? क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हुगली में। कहाँ किया गया? हुगली में। भारत में रहने वाले सभी यूरोपियनों को गिरफ्तार करने का आदेश किस मुगल बादशाह द्वारा दिया गया था? तो किनके द्वारा दिया गया था? औरंगजेब के द्वारा। 1761 ईस्वी में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से किसने छीन लिया? तो कौन थे छीनने वाले? अंग्रेज थे, ब्रिटिश। व्यापारिक केंद्रों में कौन भारतीय और यूरोपीय व्यापारियों के मिलन स्थल के रूप में प्रसिद्ध था? क्या करा प्रश्न? व्यापारिक केंद्रों में कौन सी जगह, ये पूछ रहा है, भारतीय और यूरोपीय व्यापारियों के मिलन स्थल के रूप में प्रसिद्ध था, जहां दोनों मिलते थे? तो मछलीपट्टनम। आगे देखते हैं। भारत में फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? इसको टिक मार लीजिए आप लोग।
भारत में फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? तो कौन थे वो? कोलवर्ट। बंगाल में डचों ने प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया? डचों ने बंगाल में अपना पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो पीपली में। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो किनके संपर्क में आए? आप लोग जानते हैं 1765 का काल, ये इलाहाबाद की संधि हो चुकी है। भारत में ब्रिटिश व्यापारी न रहकर अब क्या बन गए? शासक बन गए हैं। तो 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी जनजाति। वहाँ खासी पर्वत भी है, खासी जनजाति भी है, और कौन कौन सा है? गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, 4 पहाड़ियां हैं, या इसमें से गारो, खासी, जयंतिया 3 जनजाति भी वहाँ रहती है मेघालय में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली? तो किसने डाली? चार्ल्स ग्रांट ने। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम क्या था? तो क्या था इसका नाम? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। आगे हम लोग देखेंगे ये कहाँ हुआ, कौन किए, वर्ष भी देखेंगे। तो अभी बस नाम याद रखिए कि प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1938 में, और उसका नाम क्या था? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता, क्या कह रहा है यहाँ पर प्रश्न था, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली? तो चार्ल्स ग्रांट आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव। यहाँ का प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को। किन्हें माना जाता है? लॉर्ड मैकाले। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई तो कब हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। इनका कार्यकाल आप लोगों को मालूम है? 1869 से 1872। इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये यात्रा पर गए हुए थे, तो वहाँ एक अफगानी ने इन्हें चाकू मार दिया, जिनके कारण इनकी मौत हो गई थी। तो प्रश्न पूछेगा कि वह कौन से वायसराय थे जिनकी हत्या भारत में हुई? मृत्यु नहीं, मृत्यु में और भी व्यक्ति आ जाएंगे, एल्गिन आ जाएंगे, सबसे प्रथम कॉर्नवालिस आ जाएंगे, इन लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन जब हत्या की बात होगी तो लॉर्ड मेयो का नाम आएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था, तो कहाँ से कहाँ तक यहाँ प्रश्न है? हुआ था, तो कहाँ से कहाँ तक? बम्बई और थाने के बीच। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी? तो लॉर्ड मैकाले 1835 ईस्वी में। भारत के वायसरायों में किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो लॉर्ड कैनिंग के। लॉर्ड कैनिंग के। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल आप लोगों को मालूम है? 1856 से 1862 ईस्वी तक। इन्हीं के समय भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या क्रांति 1857 की क्रांति हुई थी। भारतीय, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डलहौजी। डलहौजी बहुत सारे विभाग की स्थापना किए थे। चलिए आगे, एक तालिका आया हुआ है, बॉक्स। कहीं भी किसी भी किताब में जब बॉक्स बना हुआ रहे, बॉक्स में कुछ बातें लिखा हुआ रहे, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आपको वो चीज़ याद करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी उसे बॉक्स में बनाया गया है। चलिए, भारत में गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियां एवं वर्ष। तो गवर्नर जनरल, नीतियां यानी क्या क्या वो नया चीज लाए, अब किस वर्ष वो कानून वगैरह पारित हुआ, विधेयक। तो चलिए देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स कब ये किए? तो बंगाल में द्वैत शासन का अंत किए। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। आप लोग ये बात जानते होंगे।
और बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसने किया? तो वारेन हेस्टिंगस ने किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका कार्यकाल आप लोग बता चुके हैं, 86 से 93, 1786 से 93। इन्होंने क्या किया? अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की। एक प्रकार का कर था। कब किया अस्थाई बंदोबस्त? 1793 में। लॉर्ड ब्लेजली, तो हम लोग जानते हैं कि ये सहायक संधि का जनक कहा जाता है किसे? लॉर्ड ब्लेजली को। कब लाए सहायक संधि? 1798 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड, अग्रगामी नीति, ये एक तरह से अफगानिस्तान से संबंधित था नीति। लॉर्ड डलहौजी, राज्य हड़प नीति, यानी कि कुशासन का आरोप लगाकर और भी बहुत सारे घटनाओं को शामिल करके क्या करता था डलहौजी? उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया करता था। तो इसी को कहा गया राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत सिद्धांत, ये सब नाम है। सर जॉन लॉरेंस, महान निष्क्रियता, ये भी अफगानिस्तान से संबंधित है कि हम कोई उसमें ज्यादा हस्तक्षेप अफगानिस्तान के साथ नहीं करना चाहते हैं। ये नीति लेके चले थे जॉन लॉरेंस। लॉर्ड डलहौजी, तो ये तो हड़प नीति देख ही लिए। लॉरेंस अफगानिस्तान से संबंधित था कि कोई ज्यादा उसमें हस्तक्षेप नहीं करना अफगानिस्तान के मामले में। लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन के जनक, किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड कर्जन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बंगाल विभाजन किनके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। इनका लास्ट ईयर था, यानी लास्ट वर्ष था, और जाते जाते इन्होंने क्या करके गए? बंगाल का विभाजन कर दिए, पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल के रूप में। तो कब हुआ था? 1905 में। बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। राज्य अपहरण नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कौन महान समर्थक था? तो कौन था? आप लोग अभी देखें, लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो बहुत सारे राज्य थे, तकरीबन 9 से 10 राज्य थे। ये मुख्य झांसी, नागपुर एवं सतारा। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। भारतवर्ष में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड विलियम वेंटिक को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? लॉर्ड विलियम वेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक इससे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया इन्हें। भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया? तो लॉर्ड मेयो ने। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इससे पहले यह भारत का क्या थे? ये भारत के गवर्नर जनरल थे। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती रही तो यहाँ के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल, प्रमुख व्यक्ति को। लेकिन ब्रिटेन की संसद द्वारा जब शासन प्रारंभ किया गया तो उस पद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल का पद का नाम बदल कर वायसराय। तो इस चलते कौन लॉर्ड कैनिंग क्या बन गए? भारत के प्रथम वायसराय। भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? तो लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने। लाया कौन था? लॉर्ड लीटन। लीटन द्वारा लाया गया था। समाप्त कौन किया? रिपन। पिंडारियों के दमन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को है? तो लॉर्ड हेस्टिंगस। द्वैध शासन नीति को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को है? तो किसे है? वारेन हेस्टिंगस को। किस इतिहासकार ने द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी? के एम पनिकर द्वारा कहा गया था। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंगस बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इससे पहले ये क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर दिया गया? इन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो वारेन हेस्टिंगस। आप लोग कुछ प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय का नाम जरूर याद रखिए और उनके
कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं घटी वो भी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्लाइव, वारेन हेस्टिंगस, विलेजली, विलियम बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, रीपन। उनसे पहले मेयो भी इम्पोर्टेंट है। डफरी के कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद सीधे कर्जन के काल में आते हैं, कर्जन। उसके बाद आगे चलते हैं तो कौन आते हैं, मार्ले मिंटो सुधार हुआ तो मिंटो द्वितीय आगे आते हैं, तो लिथगो, बेवल, माउंटबेटन। यहाँ तक आप लोगों को इन सारे व्यक्तियों को जानना होगा। इनके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं घटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ, तो किनके, वारेन हेस्टिंग्स के। आप लोगों को एक और बात हम बताना चाहेंगे, किसी भी पुस्तक में कोई भी डाटा अगर बॉक्स में बना हुआ रहे, कलरफुल रहे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक बनी रहती है। तो ऐसे बॉक्स में बने हुए जो भी डाटा आपके सामने आए उसे सबसे पहले याद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सारा डाटा अलग अलग समय काल का रहेगा, लेकिन सारे को एक जगह एकत्रित कर दिया जाता है। तो देखिए क्या है, अंग्रेजी काल के दौरान प्रमुख कानून, अधिनियम, वर्ष और उसके गवर्नर जनरल, यानी किस गवर्नर जनरल के काल में क्या कानून एवं अधिनियम आए तथा किस वर्ष आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वाधिक प्रश्न इन्हीं सब चैप्टरों से पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, आप लोग इससे पहले इसका नाम भी सुने कि बंगाल के गवर्नर वो क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773। कौन बने, वारेन हेस्टिंग्स। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें कौन थे, इसमें भी वारेन हेस्टिंग्स ही थे। चार्टर एक्ट 1813 किनके कार्यकाल में आया, लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में। सती प्रथा का निषेध कानून, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब लोग शुरुआत से पढ़े हैं। 1829 विलियम बेंटिक थे इसमें भारत के। उस समय शुरुआत में तो जब 29 घटना घट रही थी उस समय तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, लेकिन आगे चल के ये क्या बन जाते हैं, भारत के गवर्नर जनरल। सती प्रथा किनके मदद से निषेध किया गया, यानी प्रतिबंध लगाया गया, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ईश्वरचंद्र विद्यासागर इनके प्रयासों से लाया गया था। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया, लॉर्ड कैनिंग थे इस समय भारत के गवर्नर जनरल। एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस कब की घटना, ये 1858 की। इस समय कौन थे, वाइसराय, क्योंकि 1857 के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन की बागडोर ब्रिटेन की संसद द्वारा ले लिया गया। तो गवर्नर जनरल का पद का नाम बदल के क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया, वाइसराय कर दिया गया। तो इस समय वाइसराय कौन बन गए प्रथम भारत के, लॉर्ड कैनिंग। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में लाया गया, इस समय भी कौन थे वाइसराय, लॉर्ड कैनिंग ही थे। संपत्ति आयु अधिनियम 1891 किनके कार्यकाल में आया, तो ये लॉर्ड लेंसडाउन। इंडियन काउंसिल एक्ट यानी चुनाव प्रणाली, ये कब आया, 1892 में आया, ये भी लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में ही आया। मार्ले मिंटो एक्ट या सुधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना हो जाती है हमारे इतिहास में। पृथक निर्वाचन की शुरुआत यहीं से होती है। मार्ले कौन थे, भारत सचिव थे, और मिंटो कौन थे, भारत के वाइसराय थे। तो मार्ले मिंटो सुधार कब आया, 1909 में। किनके कार्यकाल में, लॉर्ड मिंटो द्वितीय कार्यकाल में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, यहाँ देखिए चेम्सफोर्ड कौन थे, वाइसराय थे, और मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे। तो ये कब आया, 1919 का अधिनियम 1919 में ही आएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे। साइमन आयोग कब आया, 1927 में। किनके कार्यकाल में, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। शारदा कानून 1930 की घटना है, इस समय भी वाइसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी 1835 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1835 कब किनके कार्यकाल में आया, कौन वाइसराय थे, लॉर्ड वेलिंगटन। अगस्त घोषणा, हमारे इतिहास में जितने भी क्रांतिकारी या स्वतंत्रता के संबंधी घटनाएं घटी वो अगस्त माह में बहुत सारी घटनाएं घटी। असहयोग आंदोलन देखते हैं हम लोग, 1 अगस्त को शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग देखते हैं 8 अगस्त को शुरू हुआ। उसी तरह से अगस्त प्रस्ताव भी आया था 1940 में, तो ये भी अगस्त माह में ही आया था। कब, 1940। इस समय कौन थे वाइसराय,
लॉर्ड लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में आया। इसी को अस्वीकार करने के बाद कौन सा आंदोलन चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। बेवेल योजना 1945 में आया। वायसराय कौन थे? लॉर्ड बेवेल। कैबिनेट मिशन योजना, नाम याद रखिएगा आप लोग। कैबिनेट मिशन योजना कब? 1946। वायसराय कौन थे? लॉर्ड बेवेल। माउंटबेटन योजना 1947। वायसराय कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? तो किसने कहा? लॉर्ड ब्लेजली। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी किस गवर्नर से संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ब्रिटिश सरकार ने हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह संबंधी कानून किस वर्ष पारित किया? तो हम लोग देखें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ये आया था। कौन थे इस समय भारत के गवर्नर जनरल? तो कैनिंग थे। तो 1856 में। लॉर्ड डलहौजी के उत्तराधिकार हरण सिद्धांत, इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सर्वप्रथम रियासत बनी तो कौन बना? डलहौजी के हड़प नीति का। तो सतारा। इसका एक कोडिंग है, जो प्रांत बना उसका एक कोडिंग है। सजैस, स से सतारा, जय से जैतपुर, सजैस बहु झाना। आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान के संबंध में आक्रमणीयता की नीति किसने अपनाई? तो सर जॉन लॉरेंस ने। भारत में पाश्चात्य शिक्षा 1835 ईस्वी में किसने प्रारंभ की? तो लॉर्ड मैकाले ने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया था? तो कौन सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम इंडियन काउंसिल एक्ट कब और किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो कब हुआ? 1861 ईस्वी में। और वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। आर्म्स एक्ट यानी कि गोली बंदूक, आर्म्स एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड लिटन के। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति का क्या परिणाम हुआ? तो क्या परिणाम हुआ इसका? भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। अगर कोई चीज किसी काम को करने से आपको मना करता है तो आप जानते हैं कि वही काम करने की इच्छा आप में ज्यादा जागृत होगी। इसी तरह का ये भी घटनाक्रम, जितना ये प्रयास किया राष्ट्रीयता को कुचलने का, उतना ही ज्यादा भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता पनपा। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई? राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो लॉर्ड लिटन एवं लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड लिटन तो आप लोग जानते हैं, प्रेस एक्ट लाया, आर्म्स एक्ट लाया और भी बहुत सारे चीज लाए। आईएएस का जो एग्जाम होता था उसका जो भी भारतीय देते थे उनके लिए उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। ये भी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था। ये सब भारतीय द्वारा देखा गया और भारतीय द्वारा और भी स्वतंत्रता की भावना उनके मन में जागृत हुई। आगे चल के लॉर्ड कर्जन जब बंगाल विभाजन करता है तो यहाँ पर भी राष्ट्रीयता पनपता है। यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। स्वदेशी आंदोलन को हम लोग जानते हैं वंग वंग आंदोलन के नाम से भी। चलिए आगे देखते हैं। किसके काल में इलवर्ट व्हील विवाद की घटना घटी? तो लॉर्ड रिपन के। लॉर्ड रिपन के ये एक कोर्ट से संबंधित था। कोई भारतीय जज अंग्रेजों के खिलाफ भी अब फैसला सुना सकते थे, तो इसी बिल से संबंधित था इलवर्ट व्हील। इलवर्ट व्हील विवाद संबंधित था तो भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित था। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो किस क्षेत्र में पड़ा? आर्थिक क्षेत्र में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी। आप लोग जानते हैं कि बम्बे से थाने तक चली थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न बहुत दिनों तक एग्जाम में छुपी हुई रही थी, हाल के कुछ वर्षों से ये प्रश्न भी पूछा जाने लगा है। हमेशा पूछा जाता था किसके कार्यकाल में बिछाया गया, लेकिन किस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसे बिछाने में, वो प्रश्न अभी हाल में ही आने लगा एग्जाम में। चलिए देखते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो उनका नाम क्या था? जॉर्ज क्लार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये चल रहा है। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने
जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? तो कलकत्ता से आगरा, कलकत्ता से आगरा के बीच में पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो किसने किया? जमींदारों ने किया। भारत में पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया? बम्बई में। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो आप लोग देखे थे कल कल यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में। कब किया गया था? 1793 में, सॉरी, कब किया गया था? 1793 में। और गवर्नर जनरल कौन थे? कर्नवालिस थे। तो 22 मई 1793 ईस्वी में। रैयतवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित कौन थे? तो कौन थे? सर टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1820 में। अस्थायी बंदोबस्त कब की गई थी? 1793 में। और रैयतवाड़ी 1820 में। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो 1822 ईस्वी में। देखिए, रैयतवाड़ी 1820 और महालवाड़ी कब किया गया? तो 1822। अस्थायी बंदोबस्त 1793। ये तीनों डेट आप लोग याद रखिएगा। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा क्षेत्र था? बिहार का क्षेत्र था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो केरल के वायनाड जनपद में। अभी राहुल गांधी यहीं से चुनाव जीतकर लगातार 2 बार आए हैं, वायनाड सीट से ही। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड मियो के। लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताए हैं, लॉर्ड मियो की हत्या हुई थी भारत में। कहाँ? अंडमान निकोबार, जब अपनी यात्रा पर ये गए हुए थे, वहां एक अफगानी द्वारा इन्हें चाकू मार दिया गया था। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मार्टिन वर्ड को। इंग्लिश चीज देख लेते हैं। द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है? मार्टिन वर्ड को। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था, क्या कारण था? भारी उद्योगों का अभाव। इंग्लैंड में तो औद्योगिक क्रांति हो गई, लेकिन भारत में क्या हुआ था? नहीं हुआ था। जिस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, उस समय वह हम लोग गुलाम थे। और किनके गुलाम थे? अंग्रेजों के ही गुलाम थे। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार के लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज को देना तय किया गया था? तो 89%। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। तो कहाँ किया गया था रैयतवाड़ी? मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। आप लोग जानते हैं कि पूरे भारत में इन लोगों का शुरुआत में 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। तो अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त किस प्रेसिडेंसी में लागू किया गया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस ब्रिटिश गवर्नर ने कहा कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है? तो विलियम बेंटिक ने कहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? तो किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी महाधिकार पत्र कहा जाता है। पहले मैग्ना कार्टा शब्द बहुत बार आप लोग सुनते होंगे। मैग्ना कार्टा ऐसा होता है कि किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, उसे क्या कहेंगे? मैग्ना कार्टा, महाधिकार पत्र। तो वुड के घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में। इसमें भारत के वायसराय कौन थे? सॉरी, गवर्नर जनरल तो डलहौजी थे। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। नाम याद रखिएगा। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? तो 1850 ईस्वी में। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? तो किसने दी? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स जननी के थे। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई कहाँ? रिसरा, बंगाल में। ये आप लोग नाम सुन रखे होंगे, रिसरा, बंगाल में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो कुल्टी। कहाँ पर है? वर्णपुर जिला, पश्चिम बंगाल। सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा
प्रारंभ किया गया। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला। क्या कहा गया कथन? अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स के। किनका है? कार्ल मार्क्स के। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार सुनने का प्रयास कीजिएगा ताकि ये सारा नाम और क्वेश्चन आंसर ये आपको बार बार सुना हुआ लगे। जब आप इस सारी चीज़ों को पढ़िएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का रहेगा 19वीं एवं 20वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इतिहास में हम लोग देखते हैं एंशिएंट एवं मिडाइवल, ये दोनों से को मिलाकर जितना प्रश्न नहीं पूछा जाता उससे कहीं अधिक प्रश्न आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है या चैप्टर या सब्जेक्ट हो जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। कि वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।